हुँ, हुँ, जी। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में हमने समझा था कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी क्या है और इंडियन फ़िलॉसफ़ी में कितने टाइप्स के हैं मीन्स हमारी जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी है वो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें और 3 नास्तिक दर्शन है, ये पढ़ा था हमने ना लास्ट इसमें, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हुँ। तो हमारे जो स्टार्टिंग में जो पहला हमारा सांख्य दर्शन है, बाकी ओरिजिन वगैरह मैंने सारा बता दिया। लास्ट क्लास में जो भी हुआ मेगा जी आप रिकॉर्डेड मिल जाएगा लेक्चर, उससे कर लीजिएगा और थोड़ा पीडीएफ वगैरह तो आपको थोड़े पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं, वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चाहिए तो हम दूसरे इसमें भी शेयर कर सकते हैं, बट मैम ने बोला है कि टेलीग्राम पे कोई ग्रुप आपको देंगे लिंक उसका, उस पे से आप ले लीजिएगा, ठीक है? हुँ, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड हाँ, जाएगा चेंज करके, जगह चेंज करके इधर बातचीत की है फिर। रुको ना मेरे ये नोटबुक उठा के ला देगी इधर। नहीं, मुझे मुझे भी अभी तक लिंक नहीं मिला है, मेरे पास अभी आएगा इवनिंग तक के, तो रात तक के आएगा तो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है? ये 2 ऊपर के रजिस्टर उठा के ला दो ज़रा। और ये नहीं बोलते कि हम बात नहीं करें तुम क्लास में नहीं उनको नहीं आता ना सर, जलते हैं ना एक्चुअली। हेलो, हेलो। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा। हमने जो 6 आस्तिक दर्शन पढ़े थे, उसमें से पहला पढ़ेंगे सांख्य दर्शन आज। फर्स्ट मतलब टॉपिक डाल लीजिए आस्तिक दर्शन की फर्स्ट फिलॉसफी सांख्य दर्शन। आप लोग को जो मेन कंसेप्ट वो है जीव, जीवात्मा, ईश्वर, इस टाइप के कंसेप्ट आपके सिलेबस में। ये जो फिलॉसफीज़ पढ़ेंगे इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप ले लेना, तो आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँगी कि इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक दर्शन क्या है। मेघा जी आपका माइक नेट अनम्यूट म्यूट कर दे रही हूँ मैं, ठीक है? तो पहली हमारी फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी को समझे बिना आप कोई भी दूसरी फिलॉसफी नहीं समझ पाओगे, ठीक है? इसलिए सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी को कर लेंगे हम। तो सांख्य वर्ड का मीनिंग एक्चुअली क्या है, 2 मीनिंग निकलता है उसके। सांख्य मतलब समख्याति ज्ञानम। सांख्य मीन्स समख्याति ज्ञानम मीन्स जो करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान। सांख्य वर्ड का मीनिंग है, 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला है समख्याति ज्ञानम मतलब सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज, और दूसरा सांख्य वर्ड जिसे हमको सुन के पहले पहले एक ही बार में क्या समझ में आता है, सांख्य मतलब संख्या। तो दोनों ही मीनिंग उस पे फिट होते हैं, इसलिए हम दोनों को ही गलत नहीं बोल सकते। देखिए, ये सब चीज़ें इतनी पुरानी है कि इनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो मिले हैं, तो अंदाज़ा कुछ लगाया गया है कि सांख्य वर्ड का मीनिंग ये रहा होगा। ठीक है, तो 2 उसके मीनिंग है, करेक्ट नॉलेज एंड द सेकंड वन इज़ संख्या। सांख्य मतलब संख्या, और उसमें संख्या की बात की गई है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया कि सांख्य वर्ड का मीनिंग उन्होंने इसलिए इस फिलॉसफी का नाम सांख्य फिलॉसफी रखा, बिकॉज़ इसमें संख्या की बात हुई है। तो किस टाइप की संख्या की, वो पढ़ते हैं। तो इसके पहले का जो भी है आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लीजिएगा। समख्याति ज्ञानम और सेकंड वन इज संख्या, तो संख्या कितनी। ये जो फिलोसफी है इसमें 25 नंबर के बारे में बात हुई है, 25 तत्वों के बारे में बात हुई है। सांख्य मीन्स नंबर बिकॉज सांख्य फिलोसफी और सिस्टम इज बेस्ड ऑन नंबर, इट बिलीव्स इन 25 एलिमेंट। उनका कहना है इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, देखो आप लोगों ने ये समझा था कि हर फिलोसफी किन 3 चीज़ों के बारे में बात करती है,
मैंने 3 मेन चीज़ें बताई थी कि 3 चीज़ों के बारे में हर फिलॉसफी बात करती है। वो कौन है? एक तो हम हैं, दूसरा ईश्वर और ये तीसरा जगत। याद रखने के लिए आप अपने आप से रिलेट कर लोगे, फिलॉसफी बहुत ईज़िली समझ आएगा। फिलॉसफी आपके बारे में ही बताती है सब कुछ। मतलब 3 मेन कांसेप्ट है फिलॉसफी के, हर फिलॉसफी घूम फिर के उसी का आंसर देगी। एक हमारे खुद के बारे में, इस सृष्टि के बारे में मतलब जगत के बारे में, तीसरा ईश्वर के बारे में। तो सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये पूरा जगत, हम सब कुछ किससे बने हुए हैं? 25 एलिमेंट से। ओके, 25 तत्वों से बनके बने हैं। वो कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन विच टू आर द प्राइम एलिमेंट्स। इन 25 तत्वों में से दो जो मेन हैं वो है प्रकृति एंड पुरुष। इस बात को याद कर लीजिए कि सांख्य की बात हो रही तो आपको प्रकृति और पुरुष वर्ड आपको आना ही चाहिए कि प्रकृति और पुरुष ये दो मेन चीजें हैं सांख्य की। These are two main elements, which is Prakriti and Purusha. Sankhya philosophy is dualistic because it speaks about only two type of ultimate realities. क्यों ड्यूलिस्टिक बोल रहे हैं? जैसे कि डबल सिम वाला फोन होता है ना, दो, आजकल तो सारे फोन में दो सिम होते ही है। तो सांख्य फिलोसफी को ड्यूलिस्टिक क्यों बोल रहे हैं? वो कोई एक प्रधान तत्व नहीं बता रही है जिसकी वजह से वो फिलोसफी बनी है। दो एलिमेंट्स बता रही है, पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। ठीक है, बाकी के जो तत्व आते हैं मतलब 23 जो बचे हुए हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, जब तक प्रकृति और पुरुषा नहीं होंगे बाकी एलिमेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए इन दोनों को मेन बोला गया है। अगर ये क्वेश्चन में भी आए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आए सांख्य फिलोसफी, तो आपको प्रकृति और पुरुष का एक्सप्लेनेशन देना ही देना है। ठीक है, सो द टू मेन एलिमेंट्स आर प्रकृति एंड पुरुषा। सांख्य फिलोसफी इज ड्यूअलिस्टिक, जैसे कि बताया ड्यूअलिस्टिक क्योंकि दो, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। किसी एक को वो मेजर नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रकृति ही मेन है, ना ही ऐसे बोल सकते पुरुष मेन है। दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are two ultimate realities, namely prakriti and purusha. According to sankhya philosophy, purusha and prakriti are two basic opposite. Basic और opposite इसलिए बोला, दोनों का नेचर पूरी तरह से डिफरेंट है। अब देखो मैं एक एग्जांपल दूंगी, उससे आप इजीली समझ पाएंगे। अच्छा, मेघा जी और काजल जी अगर सुन रहे हैं आप लोग तो हैंड रेज कर दीजिए। केवल मैं वीडियो ऑन करने नहीं बोल रही हूँ, केवल हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, मतलब काजल जी आपका मेघा दोनों अटेंटिव हो आप लोग। ओके, देखिए लिंक तो ऑलरेडी भेजी हुई है ग्रुप में। अभी एक ही लिंक सेम रहेगा रोज, इसको स्टार करके रख लीजिएगा आप लिंक को, जैसे कि आप लोग को बार बार प्रॉब्लम ना आए। मैं एक बार फिर से शेयर कर दे रही हूँ। तो दो दो मेन किन चीज़ों के बारे में आ रही हूँ? प्रकृति एंड पुरुषा। प्रकृति और पुरुषा दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बट दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि आपको सांख्य फिलोसफी याद कैसे रहेगी, अगर मैं आजकल के टर्म के हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलूँ तो ऐसे समझ लीजिए हमारी बॉडी और आत्मा दो दो चीज़ें हैं। आप बोल सकते हैं क्या बॉडी इंपॉर्टेंट है या आत्मा इंपॉर्टेंट है? शरीर या आत्मा दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है, और शरीर आत्मा है लेकिन उसको बॉडी नहीं मिली तो आत्मा आत्मा किस काम की है? अगर आत्मा कहीं घूम रही है उसको बॉडी की जरूरत है ना अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक पर्सनैलिटी मेरी है। अगर मेरी आत्मा निकल जाए तो मेरी बॉडी कोई किसी काम की नहीं है। ठीक है, और यही आत्मा अगर दूसरी बॉडी के लिए भटक रही है तो उसको जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक वो आत्मा किसी काम की नहीं है। तो दोनों को किसी एक को इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, सब्स्टिट्यूट है दोनों एक दूसरे के। ऐसा ही प्रकृति और पुरुष में समझ लीजिए। अब दोनों का नेचर डिफरेंट कैसे बोला गया है कि लाइक मेरा शरीर तो जड़ है, जड़, शरीर को जड़ बोल सकते हैं, और आत्मा चेतन है। मतलब आत्मा हमसे सब करवाती है लेकिन खुद से कुछ नहीं कर सकती, है ना। आत्मा की वजह से हमारी बॉडी में जान आई ना। अगर हमारी बॉडी से आत्मा निकल जाए तो हमारी बॉडी में मूवमेंट होंगे क्या? मूवमेंट बंद हो जाएंगे। दैट मीन्स आत्मा एक्टिव है लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको बॉडी की जरूरत है वो सारी चीजें करवाने के लिए। तो ऐसे आप प्रकृति और पुरुष को समझ सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए कि क्यों मैंने जड़ वर्ड यूज किया, क्यों मैंने दोनों को अपोजिट बताया। बिकॉज बॉडी का और आत्मा का नेचर डिफरेंट है लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। फिर भी समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए जब जब मैं बोलूंगी तब तब। अभी हैंड डाउन कर लीजिए और जब मैं बोलूंगी तब आप हैंड रेज करना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो ये हुई हमारी प्रकृति। अब बाकी के 23 एलिमेंट की बात करते हैं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, और मैंने जो और कुछ आपसे स्टडी मटेरियल शेयर करूंगी वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अब आई फाउंडर की बात। मैंने एक आपको लोगों को पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसमें सारे फिलोसफीज के नाम लिखे हुए हैं, उनके फाउंडर लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिलोसफी पे कोई लॉन्ग आंसर आता है, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। 6 टाइप की फिलोसफी आस्तिक, 3 टाइप के नास्तिक, फिलोसफी का इंट्रोडक्शन, देन फिर किस फिलोसफी के फाउंडर कौन है, और वो फिलोसफी की एक मेन जो टैग लाइन होती है, जैसे कि सांख्य की क्या बात हुई, प्रकृति एंड पुरुषा। बनी तो 25 तत्वों से है, बट 25 में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की मेन जो कीवर्ड्स हैं, आपको उस टाइम उसमें आंसर में लिखने पड़ेंगे। तो बाकी के 23 एलिमेंट्स पे डिस्कस करते हैं। फाउंडर कौन है, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज, जैसे ही फिलोसफी का नाम आया उसके फाउंडर हमको पता होना चाहिए। तो सांख्य फिलोसफी के हैं महर्षि कपिल। महर्षि कपिल इस फिलोसफी से रिलेटेड जो काम हुआ है, मतलब किसी ने अपनी कमेंट्री वगैरह लिखी है, तो वो कौन से है, सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र बाय कपिल। सांख्य सूत्र तो उनका मेन टेक्स्ट का ही नाम है। जो फिलोसफी है, जो हमारी सांख्य सांख्य फिलोसफी है, उसका खुद का नाम सांख्य सूत्र ही है, जो महर्षि कपिला ने लिखी है। इस पे जो काम हुआ है वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका मतलब इस पे कमेंट्री है, ऐसे समझ लीजिए। कमेंट्री समझते हैं, कमेंट्री क्या होती है, नहीं पता। कमेंट्री ऐसे होती है, लाइक मैं एक ऑथर हूँ, मैंने अपनी कोई बुक लिखी, ठीक है, मैंने अपनी कोई बुक लिखी, लेकिन वो बुक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी आपको, 100 पेजेस की बुक थी, आपको लग रहा था इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा, तो आपने क्या किया, मेरी वाली बुक को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। मुझे मुझे समझो, मुझे मराठी नहीं आती, आपको आती है, तो आपने कहा कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ जिससे कि बाकी लोग भी पढ़ सके। तो आपने अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 100 पेजेस को आपने 30 पेजेस कर दिए, तो हो गई ना सिंप्लीफाई। तो लोगों को वो जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि वो छोटी है, पढ़ने में टाइम कम लग रहा है। उसमें ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो वो वर्ड्स इजीली समझ पा रहे हैं। मेरा वाला संस्कृत में था, समझो, मेरे वाले को नहीं समझ पा रहे थे, तो आपने आजकल की लैंग्वेज के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर दिया और उस पर कमेंट्री लिख दी। वो कमेंट्री कहलाएगी, क्योंकि वो एक्चुअल बुक नहीं है, वो उस पर कमेंट्री है, वो उस पर टीका है। टीका जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो उस पर जो काम हुआ है सांख्य कारिका पे, सांख्य सूत्र पे, वो है सांख्य कारिका। वो लिखा है ईश्वर चंद्रन, ईश्वर कृष्ण ने। आपको सिमिलर बातें निकालनी पड़ेंगी ढूंढ के, आपको फिलोसफी इजी लगेगी फिर। अब सांख्य फिलोसफी के बाकी तत्वों, बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस सांख्य फिलोसफी, देर आर 25 एलिमेंट्स इन विच प्रकृति एंड पुरुष आर द प्राइम एलिमेंट। तो प्रकृति मतलब नेचर, पुरुषा मतलब कॉन्शियस स्पिरिट, मतलब आत्मा, जैसे समझ सकते हैं। तीसरा है महत, थर्ड। अभी तक दो की बात कर रही हूँ मैं तब से, अब आया थर्ड, महत। महत मतलब हमारी बुद्धि या हमारा इंटेलेक्ट। महत मीन्स हमारी बुद्धि या हमारा इंटेलेक्ट, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, फोर्थ वन इज अहंकार। फोर्थ वन इज अहंकार। फिफ्थ इज मनस। मनस मतलब माइंड, मनस। अब तक कितने हुए, नंबर पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब हो गए टोटल 5। पहला था प्रकृति, दूसरा पुरुष, तीसरा महत, चौथा अहंकार, पांचवा मनस। तरल, तरल जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो पांचवा हुआ हमारा मनस। अब 6 से लेके 10 तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 क्या हुए, हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियां। कौन कौन सी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, हिंदी में उनको पंच ज्ञानेन्द्रियां, संस्कृत में, और इंग्लिश में उनको बोलेंगे इंद्रियास ऑफ कॉग्निशन, जिनसे हम चीजों को समझते हैं। वो कौन कौन से, आई, आई, ईयर, हाँ, नोज, ईयर, आई, ईयर, नोज, टंग, और स्किन। स्किन है ना, त्वचा जिसको बोलते हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां, जिनके थ्रू हम चीजों का परसेप्शन करते हैं, जिनके थ्रू हम चीजों को समझते हैं, वो हुई हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय। ये 6 से 10 तक, तो टोटल हो गए 10। अब
अब 11 टू 15, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 हमारी पंच कर्मेंद्रियां। तो ऐसे डाल देना 11-15, मतलब 11 से लेकर 15 तक ये नंबर हुए पंच पंच कर्मेंद्रियां, मतलब ऑर्गन ऑफ एक्शन, जिनके थ्रू हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको कोई काम करना होता है तो क्या करते हैं, तब तो नोज और ईयर नहीं लगते ना। काम करना होता है चलना फिरना, तो हाथ पैर, हमारे लोकोमोशन के जो ऑर्गन्स है वो लगेंगे। माउथ, बात करनी है तो माउथ, तो कौन कौन से, माउथ 11 to 15 ना, माउथ, हैंड्स, फीट मतलब हमारे पैर। सभी को समझ आ रहा है, हैंड रेज कर दीजिए फिर से। हम्म, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है आ जाएगा, आप थोड़ा लेट हो गए आने में, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा। अभी तक एक ही क्लास हुआ है, आज का सेकंड है, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप उसको एक बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अब तक का, है ना। हम रिवीजन क्लास कर लेंगे वीक, अपना एक वीक जब एंड होगा, या वीकेंड, ये वाला वीकेंड तो नहीं, भी तो 2 ही क्लास हुए, नेक्स्ट वीक में वीकेंड में कर लेंगे क्लास रिवीजन का। ओके, तो क्लियर हो जाएगा, तब तक ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे हम, पंच कर्मेंद्रियों पे थे, माउथ, हैंड्स, फीट मतलब हाथ पैर मुंह, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हम हमारी बॉडी से जो भी खराब वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं, वो हुए हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हो गए 5 पंच कर्मेंद्रियां। ये हुए 15। नाउ 16 to 20, 16, 17, 18, 19, 20, अब फिर से 5 की बात आई है, तो ये क्या है, पंच तन्मात्रास। तन्मात्रास मतलब देखो, अ, हम माउथ से हमने कुछ बोला, तो वो क्या था, शब्द। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड जो चीज, कर्मेंद्रियों से रिलेटेड जो चीज है ना, वो होंगे पंच तन्मात्रास, ठीक है। तो ये आएगा साउंड, शब्द, जिसको हम बोलते हैं शब्द, जैसे आपने मुंह से क्या बोला, शब्द, ठीक है, मुंह से क्या बोलते हैं हम, शब्द। और जो स्किन, देखो जो पंच ज्ञान कर्मेंद्रियां थी उनको सोचो, और उनसे रिलेट करना बाद में, पहले मैं बता देती हूँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें हुई हमारी पंच तन्मात्रा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंग्लिश में बोलेंगे उसको साउंड, टच, साइट, फ्लेवर एंड स्मेल। आंखों से हम क्या करते हैं, रूप को देखते हैं ना, तो ये आंखों के लिए जो जो उससे रिलेटेड तन्मात्रा है वो है। स्किन से हम क्या करते हैं, टच होता है तो हमको फील होता है ना, तो वो स्पर्श है। कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, किसको सुनते हैं, साउंड, ठीक है। और अपनी टंग से किसको से, रस, रस को लेते हैं टंग से। और नोज से क्या करते हैं, स्मेल। तो उनसे रिलेटेड 5 हो गए, मतलब वो तन्मात्रा, ये कर्मेंद्रियों से रिलेटेड ही है, समझ लीजिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से। अब 20 हो गए, क्लियर है यहाँ तक, 20 हुए ना नंबर, कंफ्यूजन नहीं है। 20 to 25, 20, 21 to 25, फिर से 5 पंच महाभूतास। ये तो आपको पता है, सभी को मालूम होंगे, जल वायु आकाश पृथ्वी, सबको पता है ये वाले, है ना। आकाश, वायु, तेज, अग्नि जिसको बोलते हैं, जल एंड पृथ्वी। जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि, तो ये पंच, इन सब चीजों से मिलके, इन सब को बताने का मेरा अर्थ क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें चल रही है, इन सब से मिलके हमारा सृष्टि बनी है, ऐसा सांख्य फिलोसफी कहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा क्रिएशन में और कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों के अंदर ही पूरा लाइफ का एग्जिस्टेंस है हमारा और इस सृष्टि का, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी भी इन्हीं चीजों से बनी है, हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो इन्हीं 25 एलिमेंट से बनी हुई है। दीज आर, ये 25 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हमारा जो पृथ्वी है, चलो ये बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे। तो ये हुआ 25 एलिमेंट इसका।
अब मैं आपको एक पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर की थी, मैं उससे पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप उस पीडीएफ को ईज़िली समझ पाएँगे, जो मैंने शेयर किया था आपको। हाँ, ये वाला, फर्स्ट वाला। उससे थोड़ा बताऊँगी तो आपको पीडीएफ क्लियर क्लियर होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले पेज पे सारी इंडियन फिलॉसफीज़ उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। 6 फिलॉसफीज़ इधर और 3 फिलॉसफीज़ नास्तिक, 6 आस्तिक, 3 नास्तिक। तो हम ना आस्तिक वाली में से पहली वाली को पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन। ओके? सांख्य दर्शन में हमने मेन चीज़ पढ़ी, फाउंडर कौन है और किस पे बेस्ड है? बेस्ड है 25 एलिमेंट्स में, उसमें से भी 2 मेन प्राइम एलिमेंट्स हैं, वो हैं प्रकृति एंड पुरुषा। ठीक है, इन 6 को ही बोलते हैं षड दर्शन। षड मतलब 6, दर्शन लिख लीजिए चाहे तो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज अगर आपको केवल आस्तिक दर्शन के बारे में लिखने आता है तो आपको नास्तिक फिलोसफी का वहां नहीं लिखना है, छोटा सा 1-2 लाइन में लिख सकते हो, बट मेनली आपका फोकस रहेगा आस्तिक फिलोसफी। आस्तिक 6 है, इसलिए उनको षड दर्शन बोलते हैं। सभी के फाउंडर्स लिखिएगा आंसर में। कोई भी अगर फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक छोटा सा टेबल बना के सारे फिलोसफीज के नाम, उनके फाउंडर के नेम लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ऑल इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ दीज टू एंटिटी दैट इज पुरुषा एंड प्रकृति। मतलब इस पृथ्वी पे इन 25 एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं है। इवन हमारी सिंगल पर्सन की बॉडी भी इन्हीं एलिमेंट से बनी हुई है। हम इन पंच ज्ञानेन्द्रिया, मतलब हमारे बॉडी पे है ना, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, पंच तन्मात्रास है और पंच महाभूतास भी है। उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है। पंच महाभूत भी हमारी बॉडी के अंदर ही है। तो इनसे मिलकर हमारा शरीर बनाया था, सांख्य फिलोसफी कहती है। और सांख्य फिलोसफी पे ही बाकी फिलोसफीज बेस्ड है। इवन हमारा योग में है ना, वो भी सांख्य फिलोसफी पे बेस्ड है। वो एक टॉपिक आएगा, मैं आपको वैसा बताते जाऊंगी। अभी टाइम कितना हुआ? 34। एक थोड़ा सा और ले सकते हैं, सांख्य। अब क्या हुआ है, एक चीज बताती हूँ, ये जो 6 फिलोसफीज हैं इनमें ग्रुप बने हुए हैं। कैसे ग्रुप कैसे बने वो बताती हूँ। जो टोटल 6 फिलोसफीज है ना, जो 6 में से दो दो एक जैसी है। एक जैसी जैसे आप और काजल जी फ्रेंड हैं समझो, ठीक है, और तरल जी और मेघा जी फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड्स है? क्योंकि उनमें कुछ एक जैसी बात होगी, उनको एक दूसरे का नेचर अच्छा लगा। यहाँ पे 6 लोग हैं समझो, 6 में से दो 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 के पेयर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका नेचर पसंद है, उन्होंने उनसे फ्रेंडशिप कर ली, उनको उनका नेचर पसंद है, उनको उनकी फ्रेंडशिप कर ली। तो फ्रेंडशिप होने में कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो सिमिलर होती है ना। किसी को गॉसिपिंग बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी गॉसिपिंग करती है, चलो इससे ही फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो क्वालिटी सेम होती है तब फ्रेंडशिप होती है, या उनमें कुछ बात सिमिलर होती है। तो ऐसे ही फिलोसफीज में जब बात सिमिलर हुई तो उनके ग्रुप बन गए। तो सांख्य के साथ किसका ग्रुप बना है? योग फिलोसफी का। इसलिए सांख्य के बाद में आपको योग फिलोसफी पढ़ाऊंगी, जिससे आपको सांख्य भी क्लियर हो जाए और योग भी, और आपको नाम भी जल्दी याद हो जाए। 6 की जगह आप 3 याद करोगे, नाम याद। सांख्य योग न्याय वैशेषिक, ऐसे याद करते हैं। सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, क्योंकि वो दोनों एक जैसी है, उनकी कुछ कुछ क्वालिटी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। उसके बाद न्याय और वैशेषिक सेम है। सांख्य और योग सेम है। क्यों सेम है? हमारा जो योग फिलोसफी है, आप जो योगा से एमए कर रहे हैं, तो आप योगा में जो पढ़ने वाले हो ना, वो सारा का सारा सांख्य पे बेस्ड है। अगर आपने सांख्य नहीं समझी, आपको योग नहीं समझ में आएगा। इसलिए सांख्य और योग सेम है। अब बताती हूँ कि सेम क्या चीज़ है। जो 25 एलिमेंट को सांख्य मानता है, अब आप योग दर्शन लिख सकते हो, नीचे योग दर्शन लिख सकते हो, बाकी का आपको होमवर्क रहेगा। मैं एक आपको बेसिक चीज़ें बताते जाऊंगी। योग दर्शन का हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, योग दर्शन के कौन है फाउंडर? आपको सभी को पता है, बहुत नाम सुना होगा सभी ने। कौन है फाउंडर योग फिलोसफी? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि फाउंडर है ना। वो रामदेव बाबा नहीं है फाउंडर, उनकी वो तो पतंजलि जी को फॉलो करते हैं, उनकी वजह से ये बात है कि उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। उनकी वजह से सब योग घर घर में आ गया। उसके पहले योग केवल ऋषि मुनियों के लिए होता था। रामदेव बाबा जी के पहले योग केवल ऋषि मुनियों के लिए समझते थे, हम लोग भी इवन। जब से वो आए, उन्होंने योग को इतना सिंपल बना दिया, सिंपल इन द सेंस घर घर पहुंचा दिया कि आप भी कर लो, आप भी हेल्दी हो जाओगे, आप इतना सा कर लो, आप केवल प्राणायाम कर लो, आप ये आसन कर लो, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। पहले इस तरह से योग नहीं था। योग को ऐसे मतलब हम अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए योग नहीं कर रहे थे कोई भी लोग घरों में, आज से 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले नहीं। पहले ऋषि मुनियों की, अरे योगा कर रहे हो मतलब वो एकदम आउटडेटेड ऐसे समझा जाता था। अब आ गया है योग घर घर में, इसलिए तो आप लोग सब एमए क्यों कर रहे हैं? कुछ तो आपको उसके बेनिफिट्स देखे होंगे। आप इतना अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप उसमें एमए करने वाले, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स उसके दिखे, है ना।
तो अब हम बात करेंगे योग फिलोसफी की। तो सांख्य फिलोसफी और योग फिलोसफी की सबसे पहले सिमिलैरिटी देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रेंडशिप हुई। मतलब महर्षि कपिला ने जो बोला वो महर्षि पतंजलि ने क्यों माना, बिकॉज 25 एलिमेंट जो बोले गए कि हमारी बॉडी और इस सृष्टि की का पूरा जो एग्जिस्टेंस है ये 25 एलिमेंट से है। तो महर्षि पतंजलि ने एज इट इज मान लिया कि हाँ हम ये मानते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। ठीक है, उन्होंने मान लिया कि 25 एलिमेंट से ही बनी है, बट उनकी एक बात अलग थी। उन्होंने बोला हम ये तो मानते हैं 25, बट हम अपनी तरफ से एक एलिमेंट और देंगे, 26 एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि ईश्वर और ऐड करिए। आपकी फिलोसफी में ये कमी दिख रही है हमको कि इसमें ईश्वर तत्व नहीं है। ईश्वर की बात कहीं हुई ही नहीं है, केवल पुरुष की बात हुई है। पुरुष इन द सेंस आत्मा, आत्मा की बात हुई है वहां पे, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि ईश्वर है या नहीं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपना एक एलिमेंट ऐड किया, दैट इज ईश्वर। ईश्वर का कंसेप्ट योग फिलोसफी में आया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना फिलोसफी को, तो आपको बोर नहीं होगा और ना ही आप भूलोगे। समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर है? इंजॉय कीजिए तो अच्छा याद रहेगा और आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, एग्जाम में भी काम आएगा और लाइफ में भी काम आएगा। तो 38 हुआ है अभी। योग वर्ड का, योग फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो पहले उसके फाउंडर का नाम महर्षि पतंजलि, देन उसका डेफिनेशन। योग वर्ड का डेफिनेशन क्या है? योग वर्ड का डेफिनेशन है यूनियन, टू यूनाइट। यूनाइट मतलब जोड़ना, किसी भी दो चीजों को एक करना, दैट इज योग। योग का मतलब आसन और प्राणायाम ही नहीं होता केवल कि हम आसन करते हैं मतलब ये योगा करते हैं, हम जिम करते हैं ये योग करते हैं। योग वो नहीं होता जो हम मैट पे बिछा के करते हैं, योग वो होता है जो हम हर वक्त करते हैं। मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करना। कौन सी दो चीज़? अपना माइंड और बॉडी, दोनों को कनेक्शन, है ना? आत्मा और बॉडी कनेक्शन, जहाँ पे कनेक्शन है वही योग है। आसन को योग नहीं बोलते, आसन इज द पार्ट ऑफ अ योगा। योगा का पार्ट है आसन, योगा का पार्ट है मेडिटेशन, योगा का पार्ट है प्राणायाम, लेकिन अकेला कोई भी चीज़ इनमें से योग नहीं है। आप बोलोगे मैं प्राणायाम करता हूँ तो आप योग करो, नहीं, आप तो योगा का एक पार्ट कर रहे हो केवल। ठीक है, तो योगा का वर्ड का मीनिंग ही है टू यूनाइट, टू कनेक्ट, ऐसे। युजिर धातु से बना हुआ है, इसमें जो धातु यूज हुई है वो है युजिर। युजिर का मतलब होता है जोड़ना। फिलोसफी क्या है इसकी? वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसफी, इट्स द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द सांख्य फिलोसफी। ये क्लोजली रिलेटेड है सांख्य फिलोसफी, इसलिए तो वो उनमें ग्रुपिज्म हुआ ना। उन्होंने पूरे 25 तत्व माने, दोनों में सिमिलैरिटी होगी, सिर्फ एक तत्व इनका अलग था, वो था ईश्वर। अब इसके टेक्स्ट की बात होती है। योग फिलोसफी का मेन टेक्स्ट कौन सा है? जैसे उसके टेक्स्ट मैंने बताए थे आपको, उसका मेन टेक्स्ट कौन सा है? इसका है योग सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप योगा के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि योग फिलोसफी के फाउंडर कौन है, योग फिलोसफी का मेन टेक्स्ट कौन सा है। योग फिलोसफी का मेन टेक्स्ट है योग सूत्र, लिखा है महर्षि पतंजलि ने, और उसको अष्टांग योगा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज उन्होंने उसमें योग को 8 लिम्स में डिवाइड किया है, 8 अंगों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो? यम, नियम, आसन, तरल मैम को आता है शायद, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब ये 8 के बिना योग कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप केवल प्राणायाम करते हो, अगर आप केवल आसन करते हो तो आप योगा का एक पार्ट कर रहे हो, एक उसका एक पार्ट को आप डेली फॉलो करते हो, बट पूरा नहीं कर रहे हो। उसके लिए आपको यम नियम भी करना पड़ेगा। यम और नियम एक डेली एक रूटीन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज योगा सुबह 6 बजे किया, कल शाम को 6 बजे कर लिया, परसों किया ही नहीं, फिर संडे आ गया, तो वो योग नहीं है। यम और नियम होना चाहिए उसमें, नियम से करने वाली चीज़ योग होती है, मतलब उसमें स्टार्टिंग ही यम और नियम से हुई है। ठीक है, अब अभी के डेट में योगा का मीनिंग क्या समझते हैं लोग? योगा मतलब कुछ एक्सरसाइज का एक डिफरेंट वे। जिमिंग एक अलग तरीका है, योगा एक अलग तरीका है। योगा को एक्सरसाइज करने का एक तरीका मानते हैं, उसमें आसन होते हैं, उसमें होल्डिंग होती है, ये योग है। बट अब आप स्टूडेंट हो योगा के, तो आप ऐसा आंसर नहीं देना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योग, तो योग मतलब टू यूनाइट, टू कनेक्ट। हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। किसको किससे कनेक्ट करते हैं? आपके माइंड में जो थॉट चल रहा होता है ना,
उनको सबको निकाल के जो ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, समझो आप ओमकार पे ध्यान कर रहे हो, ओमकार ध्यान, तो आपके माइंड में ओमकार के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप किससे कनेक्ट हो गए? ओमकार से। आपका शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ ओमकार के साथ कनेक्ट हो गया। आपके माइंड में दूसरा विचार आएगा ही नहीं। तो कनेक्शन हो गया ना। तो कनेक्शन मतलब योग। अगर आपके माइंड में दूसरी बात चल रही है और आप कह रहे हो ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, तो आप योग नहीं कर रहे। ठीक है? ऐसे ही आसन का कंसेप्ट है। अगर आप आसन कर रहे हो और आप किसी से बात कर रहे हो, पास में आपके कोई और भी आसन कर रहे हैं, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, तो वो योग नहीं है। आपको आसन में रहना है। आपको जो आसन में आप हो, समझो आप भुजंगासन, भुजंगासन सभी को पता होगा, ईज़ी बताया मैंने एकदम। पता है सभी को? कोब्रा पोज़, भुजंगासन। भुजंगासन में जो पोज़ीशन होती है, तो हमारे लोअर बैक पे कर्व तैयार होता है ऐसे, एक कर्व बन जाती है। तो प्रेशर आप कभी करोगे, कल करोगे, तो फ़ील करना कि लोअर बैक मतलब स्पाइन के कौन से पार्ट पे आपको प्रेशर आ रहा है, फ़ील करना। उसके लिए फ़ील करने के लिए आपको आसन में जाना पड़ेगा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, 20 सेकंड, 25-30 सेकंड का होल्डिंग करना पड़ेगा। उतना देर 30 सेकंड उसी आसन में रहना, तब तक ना किचन का सोचना, ना बच्चों का सोचना, ना हस्बैंड का सोचना, किसी का नहीं सोचना, तब होगा योग। क्यों? आपका शरीर जो परफॉर्म कर रहा है, आपकी बुद्धि वही है, आपका मन वही है, तब योग हुआ ना। वरना तो शरीर परफॉर्म कर रहा है, आप किचन में हो, आप बच्चों की बात का रिप्लाई कर रहे हो, तो वो योग नहीं हुआ। तो योग मतलब कनेक्ट करना, तभी योग है, अदरवाइज योग नहीं है। ठीक? तो हम्म, अब आई बात पुरुष विशेष ईश्वर की, जो ईश्वर का कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू योगा द लॉर्ड और ईश्वर इज पुरुष विशेष। पुरुष विशेष क्यों बोला? बिकॉज ये सांख्य फिलोसफी से ही इंस्पायर्ड फिलोसफी है ना। तो वो उन्होंने उसको डिफाइन ईश्वर को कैसे किया है कि ईश्वर तो है बट वो कौन है? पुरुष विशेष, मतलब आत्मा। अब आपको सभी को पता है कि हम किसका पार्ट है। हम बोलते हैं ना सब में ईश्वर है, क्यों बोलते हैं ऐसे? बोलते हैं, और ये बात सही भी है। कैसे है? सब में ईश्वर है मतलब हम जैसे समझो एक पेपर के बहुत सारे टुकड़े करके ऊपर से बिखेर दिए गए, ठीक है, जमीन पे बिखेर दिए, और जो बड़ा वाला पार्ट था उसमें से एक बड़ा पार्ट रख लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए और थोड़े ज्यादा जमीन में बिखेर, तो वो सारे जो छोटे पीसेस है ना, वो बड़े पीस का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी आत्माएं, जितने इंसान हैं दुनिया में उतनी सारी आत्माएं, लेकिन है किसका पार्ट? वो बड़े वाले पीस का, मतलब ईश्वर का। ठीक, अगर हम में ईश्वर है तो हम गलतियां क्यों करते हैं? हम क्यों करप्ट है? हम क्यों दूसरे से पैसा ले लेते हैं? हमको क्यों लालच आता है अगर हम ईश्वर? क्योंकि हमारे ऊपर माया का आवरण है। हम इस संसार में रहते हैं ना, तो उसका हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है हम, कि हम अपने आप को गलत चीज़ों से रोक नहीं पाते। हमारी इंद्रियाँ हमको रोक नहीं पाती, वरना हम भी ईश्वर ही हैं। हमको कब पता चलेगा हम ईश्वर हैं? जब हम मेडिटेशन करेंगे सही तरीके से, तो आपको अंदर की जर्नी स्टार्ट होगी और आपको एक अलग सी फीलिंग अपने अंदर से आएगी, खुशी की फीलिंग आएगी। आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे अगर आपने सही तरीके से मेडिटेशन किया तो। हार्डली 5 मिनट, बस केवल 5 मिनट। तो क्या बताया उन्होंने? ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष है। पुरुष मतलब जो आत्मा बताई मैंने, पुरुष का मतलब होता है आत्मा, एक स्पेशल टाइप की आत्मा। मतलब अब आत्मा तो सबके अंदर है, तो क्या हम ईश्वर, हम दुनिया को थोड़ी ना चला रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्पेशल आत्मा है जो इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे है। उसके ऊपर ये सब असर नहीं करता। जैसे कि हम बोलते हैं नहीं नहीं हम बाहर का वगैरह नहीं खाते, लेकिन हम जैसे हमको कोई बाहर ले जाए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आसपास हो, तो थोड़ा तो मन फिसल ही जाता है, थोड़ा तो हो ही जाएगा, चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। शादी में गए, नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते, हमारे तो फास्ट चल रहे हैं, हम एक ही टाइम खाते हैं। मैरिज में गए, अब बहुत आपकी फेवरेट चीज़ें ही चीज़ें दिख रही हैं, तो चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते, चलो इनके बोलने पे कर लेते, तो कहीं ना कहीं हम फिसल ही जाते, क्योंकि हमारे ऊपर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का इफेक्ट आ जाता है ना। वो शादी, वहाँ के लोग, हो सकता है आपके किसी क्लोज फ्रेंड ने बोल दिया, तो सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट है ना, मतलब इस दुनिया का पार्ट है। लेकिन जो ईश्वर है वो तो इन सबसे परे है, उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए उसको पुरुष विशेष बोला गया। हमारे अंदर जो पुरुष, हमारे अंदर जो आत्मा है वो नॉर्मल है, वो पुरुष विशेष टाइप की आत्मा है, जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई अफेक्ट नहीं होता, वो इन सब चीज़ों से परे है। तो इसका डेफिनेशन योग सूत्र में ईश्वर का डेफिनेशन ही है पुरुष विशेष, एक विशेष टाइप का पुरुष। समझ गए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? पूछूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं आएगा तो बताइए, फिर मैं बता दूंगी। मतलब मेरे को लगता है आना चाहिए समझ में इस तरीके से।
मतलब आत्मा तो हम भी ईश्वर है और वो भी ईश्वर है, फिर वो हमसे डिफरेंट कैसे हुआ? ये वाली बात हो रही है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उस पे दुनिया का असर ही नहीं पड़ता। उसको थोड़ी ना कोई दुनिया में बुला के पानी पूरी खिला सकता है ईश्वर को, हमको खिला देगा कोई भी। थोड़ा सा बहका के अरे एक से कुछ नहीं होता, खा लो। डायबिटीज वाले को मिठाई खिला देते हैं, अरे एक से कुछ नहीं होता, आज खा लो, कल मत खाना, 2 हफ्ते मत खाना, आज खा लो। खा लेता है बंदा क्योंकि इच्छा तो उसके अंदर से, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं रह पाता ना, क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है। लेकिन ईश्वर इन चीज़ों से अलग है, इसलिए उसको विशेष मानते हैं। है तो वो भी आत्मा ही, बट वो विशेष आत्मा है। तो ऐसा आत्मा जो अनअफेक्टेड है इस क्लेशा, क्लेशा मतलब यहाँ संसार के दुखों से। देखो, दुख इसलिए बोलते हैं, इस दुनिया में जो भी है सब दुखी है। आपको लगता होगा कि बाजू वाले के घर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो तो बहुत मस्त है, उनकी वाइफ को तो देखो कितनी सब मेड्स लगी हुई हैं, सारे परेशान मैं ही हूँ, सब मेरे को ही सारी परेशानियाँ, वो तो बहुत मज़े में। आप उनके पास जाओगे ना, आप उनके साथ थोड़े टाइम रहोगे, उनकी परेशानियाँ आपको पता चल जाएंगी। दूर से सब वैसे ही दिखता है, क्योंकि संसार दुख का कारण है एक्चुअली। ये संसार ही दुख का कारण है, यहाँ पे हर कोई दुखी है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो पूरी तरह 100% सुखी हो। किसी को बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी को वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी को बाकी नेबर से परेशानी है, किसी को पेरेंट्स से परेशानी है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो 101% खुश है और सुखी है। वही सुखी है केवल जिसने ये पता चल गया कि सब दुखी है, वही सुखी है। तो हम सुखी रह सकते हैं, हमको पता चल गया भाई वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, तो चलो हम जैसे हम वैसे भी खुश रह लेते, तो वो हम सुखी हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 48 हो गया, आज का यहीं पे एंड करेंगे। योग फिलोसफी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक पुरुष का मीनिंग मैंने बताया, हु इज अनअफेक्टेड अनटच्ड बाय क्लेशा एंड कर्मा। ना ही उस पर कर्मास का कोई इफेक्ट आता है, ना ही दुनिया के क्लेश मतलब दुखों से उसको कोई फर्क पड़ने वाला है, वो इन सबसे परे है, ईश्वर है। द प्रेजेंस ऑफ ईश्वर मेक योगा एंड सांख्य डिस्टिंक्ट। मतलब ईश्वर का प्रेजेंस सांख्य फिलोसफी को योग फिलोसफी से अलग करता है ना, सिंपल बात। 25 तत्व ये भी मान रहा है, 25 तत्व वो भी मान रहा है, बट इसमें योग है, इसमें ईश्वर है ना, इसलिए ये उस फिलोसफी से अलग हो गई। लेकिन ग्रुप इसलिए क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो दोनों को आप याद करेंगे तो आपको एक साथ नाम याद करिए, सांख्य योग, तो दो फिलोसफी के नाम याद हुए एक साथ। अलग अलग याद करोगे तो 6 याद करनी पड़ेंगी, ग्रुप में याद करोगे 3 ही याद करनी पड़ेंगी। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हो गए लर्न तीनों। 3 मतलब 6 लर्न हो गए आपको। ठीक है, यहाँ से योग फिलोसफी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मंडे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और आपको मैंने बताया था सोनल जी कि आप ना स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लीजिए अपना, क्योंकि आप पहले लेक्चर से हो ना। आप क्या करिए, यहाँ से ग्रुप अब से नाम ले लीजिए, अपना जो ग्रुप है ना, वहाँ पे टीचर्स को छोड़ दीजिए, आप लोग अपना ग्रुप बना लीजिए। वहाँ पे आप अपने डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। और उनको बोलना क्लास का ये टाइम है, आप लोग को जो टाइम सुटेबल है, मेजोरिटी में मैं उस टाइम पे भी चेंज करने की कोशिश करूँगी, बट किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। कि हम 7 बजे कर रहे तो 3 स्टूडेंट है, 2 बजे करते तो 3 स्टूडेंट, 4 बजे करते तो भी 3 स्टूडेंट रहते हैं। तो रीज़न तो पता चले, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हम जितने स्टूडेंट है उसी में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें एक बार क्लियर कर लीजिए। कल का दिन, संडे का दिन, 2 दिन है आपके पास। मंडे की क्लास में मैक्सिमम रहे तो अच्छा है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सब निकल जाएगा। क्या फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखना भी तो है ना आंसर। समझना तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में हमको काम आती हैं। जब भी हमारे ऊपर कुछ दुख या परेशानी होती है ना, तो ये फिलोसफी हमारे काम आती है, हमारी फिलोसफी हमारी फ्रेंड होती है कि सारी दुनिया में तो दुख है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, छोड़ो। है ना, हमको लगता है वो बहुत सुखी है, हम अपना घर छोड़ के उनके घर जाके रह लेंगे। मम्मी को लगता है मेरे घर में सब परेशान करते हैं, बेटी के पास रह लेती हूँ, बेटी को लगता है मेरे ससुराल में सब परेशान करते हैं, मैं मम्मी के पास रह लेती हूँ। उनको नहीं पता वो भी वही है, वो भी वही है, सब वही है। सिर्फ इसका तो सॉल्यूशन क्या है फिर? अल्टीमेट बात आती है इस सॉल्यूशन की, वो भी फिलॉसफी देती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि 2 वर्ल्ड हैं, बाहर का वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। बाहर के वर्ल्ड में ये सब चलता है, परेशानियाँ, उनके घर में कुछ, हमारे घर में कुछ, सबके घर में। इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल ले आइए, बेस्ट। अपना जो इनर वर्ल्ड है ना, अंदर जो मन हमारा ऊपर नीचे हो जाता है घटनाओं से, इंसिडेंट से, तो उस पे कंट्रोल ले आइए। इन द सेंस अपने मन को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े बाहर की चीज़ों से। इस सिचुएशन में हो तो भी आप स्टेबल रहो, दूसरे सिचुएशन में आपको ले जाए, वहाँ कोई दूसरी परेशानी आपको मिल जाए तो भी आप स्टेबल रहो, क्योंकि भगवत गीता में बोला गया है, समत्वम योग उच्चयते। हर परिस्थिति में स्टेबल रहना ही योग है। उन्होंने क्यों बताया अर्जुन को? इसलिए बताया ना, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम है, कल कुछ और होगी, लेकिन आप समत्व मतलब आप एक जैसे स्टेबल में रहना सीख जाओ, आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर लोगे,
कहीं भी सर्वाइव कर लोगे अगर आप ये चीज़ आपने इतना सा गुरु मंत्र अगर आप सीख गए ना, फिलॉसफी देती है सारी चीज़ें हमको कि कैसे हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। ठीक है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे ये योग फिलॉसफी से कंटिन्यू करेंगे मंडे के लेक्चर में। तब तक आप ग्रुप बना लीजिए, अपने ग्रुप से स्टूडेंट के नाम ले लीजिए और ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए आज का दिन कि आप लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस टाइम जॉइन हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टाइम पे शिफ्ट कर लें क्लासेस को। ठीक है? चलिए 3 टाइम्स कर देते हैं। बिल्कुल। यस, हाँ, बात कर लीजिए। लंबी गहरी साँस, आइज़ क्लोज़्ड। ब्रश करके अपने पाम्स को और अपने पर कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए अपने फेस पे, आई मसल्स पे और इस डिवाइन अपनी बॉडी के सारे डिसीजेस को हील होता हुआ फील कीजिए। चलिए, मिलते हैं मंडे को, डिस्कस कर लीजिए। जी, समझा। एक सेकंड में माइक म्यूट करती हूँ इनका। हाँ, 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 प्रैक्टिकल होंगे। हाँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, प्रैक्टिकल होगा आपका। हुँ, तो नहीं तो वो आपके टीचर कौन है? प्रैक्टिकल के लिए कौन है टीचर, कुछ पता है? तो मैं पूछ लूँगी मैम से, मैं बात कर लूँगी कि योगा का प्रैक्टिकल कौन पढ़ाने वाला है, उनको बोलेंगे क्लास जल्दी स्टार्ट कर दें और आपको आसन वगैरह सिखा दें सारे। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं रहता, हो जाएगा। हाँ, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्लासेस स्टार्ट होंगे, जल्दी होने चाहिए। वैसे मैंने सोचा कि क्या होता है, अपन जितना आराम से पढ़ो तो चीज़ों को थोड़ा एन्जॉय कर पाते हैं। अब यही चीज़ हम थोड़ा 1 महीने बाद पढ़े तो आपको प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो हम समझने से ज़्यादा एग्ज़ाम पे फ़ोकस करते हैं कि बस एग्ज़ाम में कुछ तो लिखना है आंसर में। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को जितना समझेंगे उतना मज़ा आएगा, है ना? लाइफ़ टाइम वो सब चीज़ें ही काम हमारे। हुँ, हुँ, हुँ। हमको क्या रट्टू तोता नहीं बनना है कि हमने पढ़ लिया और हमने एग्ज़ाम में लिख दिया बस हो गई लाइफ़, वो थोड़ी है। हमको इनको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना है ना इन चीज़ों को, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमको परेशानियाँ आएँ तो ये हमारी पढ़ाई हमारे काम आनी चाहिए ना, हमने क्यों पढ़ा है इस एज में, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो जितना जल्दी और आराम से पढ़ेंगे उन चीज़ों को हम उतना बेनिफिट ले पाएँगे। मैं बात करती हूँ मैम से कब तक क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल का वगैरह भी पूछ लूँगी और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैम से बात करती हूँ जिस पे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगे। ठीक है? तो